अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं, एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। एमएम एकेडमी ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए लाए जा रहे हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है, उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए आने वाले हैं और ये कोर्सेज हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एमएम एकेडमी ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। इन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे और आज के इस वीडियो में हम 2 जुलाई के जो आर्टिकल्स हैं उन्हें कवर करेंगे। ऑलमोस्ट जितना भी न्यूज़पेपर आया हुआ है वो सभी इम्पोर्टेंट है, तो जितने भी इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से वो सारे आर्टिकल्स को हम कवर करेंगे और उसी के साथ साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर जो भी स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैप बेस्ड एक्सरसाइज आती है। यहाँ पर आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो हाईएस्ट पीक है इसका नाम क्या है ये आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब यहाँ पर हम कुछ वर्ड जो है उन्हें जानने की कोशिश करेंगे, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर आप पहला वर्ड देख सकते हो, वो है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है, आप एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पर जो कोरोना वायरस है वो पेंडेमिक आया है। अभी पेंडेमिक के चलते अलग अलग लोग जो है वो यहाँ पर पता लगा रहे हैं कि कब ये डिसीज़ जो है वो ख़त्म हो सकता है या फिर ये डिसीज़ जो है वो कितना बड़ा हो सकता है। इस तरीके की अगर हम यहाँ पर भविष्यवाणी जो है वो कर पाए या फिर एक एंटिसिपेट कर पाए कि ये जो डिसीज़ है ये कितना गहरा जा सकता है, कितना ज़्यादा जा सकता है, या फिर ये डिसीज़ जो है ये कितना कम हो सकता है, यूजुअल कोड जो है डिसीज़ का, तो वो अगर हम एंटिसिपेट कर पाए, उसकी रिकवरी बोलिए या उसका एक्सपांशन बोलिए, वो जो एक प्रोस्पेक्ट होता है उसे कहा जाता है प्रोग्नोसिस। दूसरा यहाँ पर होता है प्यूसिटी। प्यूसिटी मतलब होता है स्मॉलनेस ऑफ क्वांटिटी। जो क्वांटिटी है उसकी अगर स्मॉलनेस हो जाए किसी भी चीज़ में, है ना, मतलब अगर किसी गर्लफ्रेंड का जो प्यार है वो बॉयफ्रेंड के लिए कम हो जाए तो प्यूसिटी हो जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो आइए यहाँ पर हम एक्सलेंट सेक्शन, एडिटोरियल पेज और आइडियाज़ पेज जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। जब हम एक्सलेंट सेक्शन देखते हैं तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो इन आर्टिकल्स को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ एडिटोरियल पेज हमें देखने को मिलता है जहाँ पर पेंडेमिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसी के साथ साथ आप यहाँ पर चाइना से रिलेटेड जो आर्टिकल्स है वो देख सकते हो। अब यहाँ पर ये वाला जो है आयुर्वेदा से रिलेटेड आर्टिकल है। अब देखिए, आयुर्वेदा से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स है वो हमने पहले भी कवर किया हुआ है और इसीलिए फिर से यहाँ पर कवर जो है वो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि कल हमने देखा था आयुर्वेदा से रिलेटेड और यहाँ पर भी जो क्रिटिज़म है मोस्टली वही हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अनलॉक द हाउस, पार्लियामेंट जो है उसके बारे में बात की जा रही है। अब देखिए, जो पार्लियामेंट होता है हमारा, उसके बीच में जो गैप है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अब यहाँ पर सितंबर में 6 महीने जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब उसके पहले आपको यहाँ पर पार्लियामेंट का सेशन जो है वो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या कर सकती है सरकार, तो ये इस आर्टिकल के थ्रू बताने की कोशिश की गई है। तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड आर्टिकल है, डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर सेंट्रल बेड ब्यूरो जो है उसके बारे में बात की जा रही है। अब यहाँ पर अगर हम फ्रंट पेज देखते हैं तो उसमें चाइनीज़ फर्म जो है उन्हें बार्ड किया गया है रोड प्रोजेक्ट से, इन्वेस्टमेंट जो है एमएसएमई में उससे। तो ये पूरा मसला क्या है इसे भी जानेंगे। उसी के साथ साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर जो स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं उसे भी समझने की कोशिश करेंगे।
यहाँ पर भी जो राजनाथ सिंह जी है वो यहाँ पर मीटिंग जो है वो कर रहे हैं, और यहाँ पर मीटिंग्स होनी चाहिए इससे रिलेटेड, इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आरबीआई जो उसने लिक्विडिटी स्कीम एनबीएफसी एचएफसीज के लिए यहाँ पर लाई है, अनवील की है। तो ये जो कुछ आर्टिकल्स हैं, एडिटोरियल्स हैं, ये यहाँ पर हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो इस पर भी हम नज़र डालेंगे। चलिए पहले आर्टिकल पर आते हैं। पहला न्यूज़ आर्टिकल है जो मैंने फ्रंट पेज से आपको न्यूज़ बताई है, तो फ्रंट पेज पर यहाँ पर हम आते हैं और इसमें बात की गई है चाइनीज़ फर्म जो उन्हें बार्ड किया गया है रोड प्रोजेक्ट्स और उसी के साथ साथ एमएसएमई में इन्वेस्ट करने के लिए। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें देखने को मिलता है कि चाइनीज़ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में, ये हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बट ऑब्वियसली कि बहुत ज़्यादा चाइनीज़ फर्म जो है वो इन्वेस्टमेंट करती है, बहुत ज़्यादा चाइनीज़ ट्रेड जो है वो हमें इंडिया में देखने को मिलता है। हमें अगर देखा जाए तो हम जो एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को काफ़ी कम है और जो इंपोर्ट करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। अब जब हमारा इंपोर्ट ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो देखने को मिलता है, और काफ़ी ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट हमारा चाइना के साथ जो है हमें देखने को मिलता है। अब अगर आप देखोगे तो चाइनीज़ का जो इन्वेस्टमेंट है अलग अलग सेक्टर्स में, वो भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। भले वो हाईवे प्रोजेक्ट्स हो, भले वो कोई कंपनी हो, उसमें भी। अब जैसे कि जो बाइजूस है, बाइजूस में भी अगर आप देखो तो चाइना का इन्वेस्टमेंट काफ़ी है। उसी के साथ साथ पेटीएम अगर आप देखो तो वहाँ पर भी जो चाइनीज़ कंपनीज़ है उनका इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरीके से चाइना जो है उनकी कंपनीज़ का इन्वेस्टमेंट होता है। हाईवे प्रोजेक्ट में भी वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्या किया गया है सरकार की तरफ से, तो यहाँ पर एक कोएरिसिव डिप्लोमेसी जो है उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। मतलब क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल जो है भेजने की कोशिश की जा रही है चाइना को कि अब यहाँ पर जो हमारे साथ बिजनेस रहेगा आपका वो यूजुअल तरीके से नहीं रहेगा। आपने हमारी ज़मीन जो है वो हड़पने की कोशिश की है, आपने हमारे सोल्जर जो है उनके साथ यहाँ पर हाथापाई की है, तो इसीलिए अब जो हम आपके साथ बिजनेस करते हैं वो अब यूजुअल नहीं रहेगा। तो ऐसा एक मैसेज जो है वो सेंड करने की कोशिश की गई है। इसमें क्या किया गया है कि अब यहाँ पर जो जॉइंट वेंचर्स होते हैं चाइनीज़ पार्टनर रोड कंस्ट्रक्शन में, उसकी परमिशन अब यहाँ पर नहीं दी जाएगी। मतलब बेसिकली क्या है कि अब यहाँ पर पॉलिसी जो उसमें चेंज किया गया है, और उसके तहत यहाँ पर क्या किया गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसमें यहाँ पर चेंज किया गया है। अब यहाँ पर जो चाइनीज़ कंपनीज रहेंगी अब वो हाईवे प्रोजेक्ट जो है उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाएगी। उसी के साथ साथ अब यहाँ पर क्या होने वाला है कि जो लोकल प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसे एनहांस करने के लिए यहाँ पर क्या किया जाएगा कि चाइनीज़ जो भी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही है या फिर जो भी करने की कोशिश कर रही है जिससे कि यहाँ पर चाइनीज़ कंपनी को फ़ायदा हो, वो सब यहाँ पर उनको परमिशन जो है वो ग्रांट नहीं की जाएगी। अब यहाँ पर देखिए सोर्सेस इन बिहार गवर्नमेंट, उन्होंने कहा है कि टेंडर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मेगा ब्रिज ओवर गंगा एट पटना ये कैंसिल कर दिया गया। फ्रेश टेंडर जो है इसके प्रोजेक्ट के लिए अब ये ओपन होगा 30 जुलाई को। मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ पर अब क्या है, जिनको भी टेंडर मिले थे चाइनीज़ कंपनी को अब ये खारिज कर दिए जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर आप समझिए कि गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है चाइना को दिया जा रहा है, और इस मैसेज पहले हमें कभी देखने को नहीं मिला था। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो कि इकोनॉमी जो है उससे रिलेटेड है कि भैया अगर तुम इस तरीके की हरकतें करोगे तो हमको आपके साथ ट्रेड करना ही नहीं है, आपको हमें आपके साथ कोई इकोनॉमिक जो रिलेशन है वो रखना ही नहीं है। तो ये डिप्लोमेसी जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी इंडिया की तरफ से एट प्रेजेंट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर DPIIT का जो मूव है, टारगेटेड चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया, ये यहाँ पर जो टेक ओवर्स है, एक्विजिशन से इंडियन कंपनीज़ पर, उसके तहत देखा जा रहा है। अब यहाँ पर स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड अगर देखोगे आप तो DPIIT जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको इसके रिगार्डिंग एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये स्टैब्लिश किया गया था 1995 में और रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया ईयर 2000 में। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है उसके साथ मर्जर इसका हमें देखने को मिलता है। अब देखिए अर्लियर अगर देखा जाए तो सेपरेट मिनिस्ट्री जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और एग्रो रूरल इंडस्ट्रीज़ और हेवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस ये क्रिएट किए गए थे अक्टूबर 1999 में। अब अगर आप बेनिफिट्स देखो MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है ना। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में क्या इसकी डेफिनेशन बता सकते हो, नई डेफिनेशन जो यहाँ पर की गई है। देखिए सबसे पहले तो एक डेफिनेशन चेंज की गई थी, उसके बाद फिर से डेफिनेशन जो है उसमें चेंज यहाँ पर बदलाव जो है वो लाया गया था। तो क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि डेफिनेशन एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो MSME की क्या है। अच्छी तरीके से हमने डिस्कस की हुई है, मैंने आपको उसमें ट्रिक भी बताई थी कि क्या आप ट्रिक वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर क्या है, MSMEs जो है उनको यहाँ पर जो चीप लोन्स हैं वो मिल जाते हैं, लो कॉस्ट जो चीज़ें हैं वो मिल जाती है ना। तो ये सारे जो बेनिफिट्स है MSMEs को वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं।
चलिए नेक्स्ट चीज़ पर आते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ही पेज से यहाँ पर एक न्यूज़ आर्टिकल है कि राजनाथ सिंह जी जो है आर्मी चीफ लद्दाख में यहाँ पर जो मीटिंग है वो करने वाले हैं, जिससे कि LAC में मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वहाँ पर जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसे यहाँ पर ख़त्म किया जा सके। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मीटिंग्स जो है वो तो हो ही रही है कि जो स्टैंड ऑफ है यहाँ पर उसे ख़त्म किया जा सके, और उसी के साथ साथ यहाँ पर एक्सपीडियस फेज एंड स्टेप वाइज डी एस्केलेशन जो है उसे प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, ऐसा यहाँ पर सोर्सेज की तरफ से पता चल रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखो तो दोनों साइड जो है ट्रूप्स जो है टू साइड्स पुल बैक फ्रॉम स्टैंड ऑफ पोजीशन या फिर सिचुएशन, और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डीएस्केलेशन जो है ये यहाँ पर हो जाना चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि जो रिस्क है कॉन्फ्लिक्ट का और ज़्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर हो सकता है उसे यहाँ पर कम किया जा सके। अब चाइनीज़ साइड जो है वो यहाँ पर डिस्कशन कर रही है ऑन पेंगोंग सो एरिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जब आपको इसके बारे में वीडियो दिखाया था तब मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर फिंगर्स होते हैं, फिंगर 4 बोलिए, फिंगर 8 बोलिए, है ना। तो यहाँ पर क्या है बेसिकली इंडिया बोलता है फिंगर 8 तक है, चाइना बोलता है हमारा क्लेम जो है फिंगर 4 तक है। तो इस तरीके की चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, पूरा जो सिनारियो यहाँ पर हुआ है उस पर वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा वीडियो है, वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोई भी सब्सटेंटिव डिस्कशन जो है दिपसंग एरिया, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है दिपसंग एरिया, मैप में आप देख सकते हो, है ना। एक रोड भी यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, अगर आपको याद होगा यहाँ से लेकर तो रोड जो है वो देखने को मिल रहा है दौलत बेग ओल्डी रोड, है ना। तो ये रोड जो है इसके वजह से क्या होगा, ये वाला जो एरिया है इसमें काफ़ी एडवांटेज इंडिया को मिल जाएगा। और जो गालवान वैली है, गालवान वैली के पास क्या हो रहा है कि उन्होंने अपना कब्जा जो है जमाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गालवान जो है वो हमें ऊंचाई पर देखने को मिलता है, और ऊंचाई पर रहने की वजह से फ़ायदा होता है जो भी ऊंचाई पर रहेगा जब भी वॉर होता है तब। तो ऐसे सिनारियों में यहाँ पर दीपसंग जो है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को नहीं मिल रही है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे पैंगोंग सो लेक और दिपसंग जो है ये दोनों एरिया ऑफ फ्रिक्शन हमें देखने को मिलते हैं दोनों ही तरफ से, और इसीलिए यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए फटाफट, जो मीटिंग है वो होनी चाहिए जिससे कि यहाँ पर जो सुलह है वो हो जाए। पैंगोंग सो लेक एरिया ये इंडियन और चाइनीज़ सोल्जर जो है LAC, इसमें माउंटेन्स, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, बोट्स, ये सब हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ दीपसंग प्लेन जो है वो लोकेटेड है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, जो कि सेपरेट करता है इंडियन और चाइनीज़ कंट्रोल्ड रीजन को। कंट्रोल्ड रीजन की हम बात कर रहे हैं, है ना, जो LAC है उसकी बात कर रहे हैं। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर बढ़ते हैं। यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट जो उसके बारे में बात की गई है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ये सीक कर रहा है स्टेट MPCB रिप्लाई ऑन प्ली, यहाँ पर जो कोविड वेस्ट है कल्याण डंपिंग ग्राउंड पर, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेसिकली क्या किया है, डायरेक्ट किया है स्टेट गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और कल्याण डोंबिवली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कि यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है उस पर रिस्पॉन्ड करे। अनट्रीटेड कोरोना वायरस रिलेटेड बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो हमें डंपिंग ग्राउंड पर देखने को मिल रहे हैं। तो इसके बारे में न्यूज़ आर्टिकल है। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है, जैसे कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ना। अब देखिए अगर आपको याद होगा तो हमने कल ही जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके रिगार्डिंग मैंने आपको स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो बताई थी। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रिगार्डिंग अगर आप इन्फॉर्मेशन जो है वो लिख पाओ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। बेसिकली वो हुआ कब था, शुरू कब हुआ था, ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 22 सितंबर 1974 जो है तब हमें शुरू होता हुआ मतलब फॉर्म होता हुआ नज़र आता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर एजेंसी एग्जीक्यूटिव जो है वो हमें रविशंकर प्रसाद जो है वो देखने को मिलते हैं, जो IAS है, चेयरपर्सन है। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली में हमें देखने को मिलता है। तो देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो अगर एग्ज़ाम में आपको पूछा जाए तो इसके रिगार्डिंग आपको लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि मैंने आपको कहा एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या है, एक्ट के तहत बनाई गई है। तो बट ऑब्वियसली एक्ट कौन सा रहेगा, वाटर एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974। यहाँ पर देखिए पोल्यूशन है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट के तहत बनाई गई है, ठीक है। और उसी के साथ साथ ये अलग अलग फील्ड में सर्व करती है। और यहाँ पर आप देखोगे तो फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टेक्निकल सर्विस टू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट प्रोविंशन एक्ट 1986, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कलर कोडिंग जो है वो यहाँ पर दिया गया है, येलो, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट भी है यहाँ पर। तो ये भी चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
चलिए अगले इस पर बढ़ते हैं। यही मेरा मोटो है कि जो न्यूज़पेपर है उसमें जो भी आर्टिकल्स है उसे स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगी वो हम यहाँ पर कवर करेंगे, जिससे क्या है कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पर कवर हो जाए। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए जो भी चीज़ें हैं वो सब इंक्लूड हो जाए, और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है PIB होता है, AIR होता है, वो सारे जो है वो कौन बनेगा एज सीरीज जो चलती है हमारी ऐप पर, MM Academy ऐप पर, उसमें कवर होता है। तो ये न्यूज़पेपर और कौन बनेगा एज सीरीज़, ये दोनों हम कवर कर लेते हैं तो फिर आपका पूरा करंट अफेयर जो है वो कवर हो जाता है, आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक आर्टिकल आ रहा है, इफ़ यू आर इन्फेक्टेड, ठीक है, कोविड-19 केयर। तो कोविड-19 जो है वो स्प्रेड नहीं होता है लाइक एबोला। नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन जैसे कि हैंड वॉशिंग, मास्किंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग बेस्ट डिफेंस यहाँ पर माना जाता है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ यहाँ पर दी गई है कि एक्सपोजर, ठीक है, एक्सपोजर हो रहा है, कोविड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि एक्सपोजर हो रहा है और आपको कोविड है। तो इसमें 3 टाइप हमें देखने को मिलते हैं। एक तो कोविड नहीं है, अगर आपको कोरोना वायरस नहीं तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन अगर कोविड है तो इसमें कौन कौन से टाइप आते हैं, असिम्टोमेटिक आते हैं, प्री सिम्टोमेटिक आते हैं और सिम्टोमेटिक आते हैं। तीनों के डिफरेंस ऑलरेडी मैंने आपको बताए हुए हैं। सिम्टोमेटिक मतलब आपको सिम्टम्स है ना, सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है, बुखार हो रही है। प्री सिम्टोमेटिक मतलब क्या है कि आपको सिम्टम्स आने वाले हैं, ठीक है, मतलब अभी आप कोरोना से ग्रस्त हुए हो, आपको अभी सिम्टम्स नहीं है, लेकिन कुछ दिनों के बाद सिम्टम्स आने वाले हैं, तो वो होता है प्री सिम्टोमेटिक। असिम्टोमेटिक मतलब क्या है, जहाँ 80% केसेस हमें असिम्टोमेटिक के देखने को मिलते हैं, मतलब आपको कोरोना वायरस हो गया, आपको कोई सिम्टम्स आ ही नहीं रहे, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपको यहाँ पर सिम्टम्स जो है वो आए हैं। अब यहाँ पर जब हम प्री सिम्टोमेटिक या फिर सिम्टोमेटिक की बात करते हैं तो इसमें हमें देखने को मिलता है माइल्ड सिम्टम्स और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और कुछ अलग सिम्टम्स भी हमें देखने को मिलते हैं। अब माइल्ड सिम्टम्स है तो आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। माइल्ड मतलब थोड़ा सा बुखार आ गया, छोटी सर्दी खांसी हो गई, जो आपको नॉर्मल फ्लू में भी होता है, और फिर आप सही हो गए, कोरोना वायरस से आप सही हो गए। यहाँ पर जब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आ रही है तो फिर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि हाई फ्लो ऑक्सीजन, प्रोनेशन और वेंटिलेशन फार्मास्यूटिकल, इसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। और ये जो चीज़ें हैं फिर यहाँ पर जो मामला है वो गंभीर हो जाता है, यहीं पर सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो रही है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो बेड्स है वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बेसिकली आपको एडमिट होने की ज़रूरत यही चीज़ में पड़ती है ना, जो लास्ट स्टेज पे हम आए हैं यही स्टेज पे आपको एडमिट होने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर सारी प्रॉब्लम जो है वो शुरू होती है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो नीचे जाना शुरू होता है, या फिर रेस्पिरेटरी रेट जो है वो ऊपर जाना शुरू होता है, तब वहाँ पर ऑक्सीजन थेरेपी जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर आप देखोगे न्यूयॉर्क में जब पेंडेमिक जो है, एपिडेमिक ये पीक पर था, ये यहाँ पर मतलब लोगों को जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन है वो भी देने की ज़रूरत पड़ रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हो जो अलग अलग चीज़ें हैं स्टैटिक चीज़ से रिलेटेड। देखिए आपको न्यूज़पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा कौन से आदमी को कौन सा ये हुआ था, असिम्टोमेटिक था, प्री सिम्टोमेटिक था, ये नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये आपको पूछा जा सकता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस आर असिम्टोमेटिक, तो हाँ बिल्कुल सही है, असिम्टोमेटिक है। तो यहाँ पर आपको क्या हो सकता है कि आपको मैच द पेयर में पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा असिम्टोमेटिक, यहाँ पर प्री सिम्टोमेटिक, यहाँ पर सिम्टोमेटिक, इस तरीके से आपको दे दिया जाएगा, आप मैच द पेयर सही तरीके से लगाओ। तो असिम्टोमेटिक यहाँ पर इफ़ एक्सपोज्ड वन गेट्स कोविड और वन डजंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ सिम्टम्स जो है यहाँ पर हमें दिखेंगे, विल शो नो सिम्टम्स, कोई सिम्टम्स असिम्टोमेटिक है ना, कोई सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर स्प्रेड होते रहेगा। अब फॉर एग्जांपल मुझे कोरोना वायरस होता है, मैंने कोई सिम्टम्स ही नहीं दिखाए, मतलब मुझे ना सर्दी हुई है ना खांसी हुई है, तो क्या ऐसा है कि मैं स्प्रेड नहीं करूँगा? मैं स्प्रेड ज़रूर करूँगा, मैं कैरियर रहूँगा। ये ज़्यादा डेंजरस है कि मुझे पता ही नहीं है कि मुझे कोरोना वायरस है, और मैं जब लोगों से मिल रहा हूँ तो मैं कैरियर के तौर पर काम कर रहा हूँ, और मैं ये जो वायरस है ये दूसरों तक स्प्रेड कर रहा हूँ। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। प्री सिम्टोमेटिक माइल्ड केसेस, यहाँ पर कुछ सिम्टम्स जो हमें देखने को मिलते हैं, है ना, और उसी के साथ साथ यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो चलती रहती है, मतलब माइल्ड आपको फीवर रहेगा, कफ रहेगा, ये सब हमें देखने को मिलता है। सेवरल केसेस जो हैं यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं कि जो मतलब अगर हार्श केसेस में जाता है तो ब्रीदिंग लेने के लिए प्रॉब्लम होती है, सारी चीज़ें हैं। और कम्युनिटी बेस्ड केयर जो है यहाँ पर बेस्ट वे क्या है कि भैया हॉस्पिटल जो है वहाँ पर कम्युनिटी केयर जो है वहाँ पर ली जाए। अब मुंबई अगर आप देखोगे, मुंबई में इतने केसेस हो रहे हैं, अब अगर आपको कोरोना वायरस भी आपको घर पर रहने को बोल रहे हैं, तो इस तरीके की हालत जो है वो हमें देखने को मिल रही है।
चलिए अगले इस पर जाते हैं। एक्सप्लेन्ड सेक्शन जो है उसमें का एक न्यूज़ आर्टिकल आ रहा है कि यूएस ने कहा है हवाई ZTE नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। अब यहाँ पर जैसे कि इंडिया ने 69 ऐप्स को बैन कर दिया है नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट से रिलेटेड, उसी तरीके से अब यहाँ पर यूएसए जो है वो भी अब स्टेप्स ले रहा है। पहले ही लिया है बोलना, अब यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं कि हवाई ZTE जो है नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स देखने को मिल रहे हैं। तो अब इंडिया जो है उस पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। सडन मूव आया है। यूएस फेडरल कम्युनिकेशन जो कमीशन है जून 30 को फॉर्मली डिसिग्नेट किया है चाइनीज टेलीकॉम वेंडर जो हवाई टेक्नोलॉजी कंपनी और ZTE कॉरपोरेशन है, ऑल देयर पेरेंट्स और सब्सिडरीज जो है उनको एज नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। मतलब भैया यहाँ पर क्या है, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। मतलब अब यहाँ पर ये बैन हो चुके हैं। अब समझ लीजिए कि ये जो हो रहा था ना कि बहुत सारे लोग यहाँ पर बोल रहे थे कि जब हम बैन करेंगे तो चाइना जो है उसके साथ हमारा 3% ट्रेड है। चाइना जो है उसके साथ दूसरे मार्केट अवेलेबल है। भैया पर दूसरे जो मार्केट है वो भी तो घुसे हुए हैं चाइना के, इसमें वो भी तो गुस्सा खा रहे हैं। अब जब इंडिया एक अगर मुहिम शुरू करता है तो बाकी कंट्री जो है वो भी तो शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यूएसए जो है उसने बैन क्यों किया है। फर्स्ट ऑफिशियल एक्शन जो है यहाँ पर अर्ली हमें 2012 में ही देखने को मिला था, और उसी के साथ साथ यहाँ पर रीच जो है नेशनल सिक्योरिटी को, क्योंकि देखिए चाइना जो है वहाँ पर सब कुछ हैंडल किया जाता है उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी जो सरकार है उनकी तरफ से हैंडल किया जाता है, और इसीलिए बहुत ज़्यादा खतरा होता है, बहुत खतरा होता है कि मतलब जो भी चीज़ें हैं जो भी कंपनीज़ है वो सब कंट्रोल होती है, इनडायरेक्टली कंट्रोल होती है गवर्नमेंट की तरफ से। इसीलिए जो भी कंपनीज़ है जो डाटा होता है, डाटा यहाँ पर लिया जाता है, डाटा बोल सकते हो, डेटा बोल सकते हो, जो भी डेटा है वो लिया जाता है, और फिर उसके बाद क्या होता है उसको इस्तेमाल किया जाता है। आपको अगर लगेगा कि डेटा कितना डेटा देकर क्या होगा या ये क्या होगा, तो आपने रिसेंट न्यूज़ पढ़ी होगी जहाँ पर एक बड़ी कंपनी जो है डेटा लीक हमें देखने को मिला था, है ना, तो कितने रुपए में बेचा गया था आप सभी को पता ही होगा। तो इस तरीके की चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर इक्विपमेंट जो है वो बाय करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस कंट्री से रिलेटेड जो लोग हैं उनकी जो भी फीचर्स रहेंगे, उनकी जो भी प्राइवेसी रहेगी वो यहाँ पर हैम्पर हो सकती है और चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास जा सकती है। अब यहाँ पर बैन अगर आप देखोगे, वर्ल्ड लार्जेस्ट मेकर है टेलीकॉम इक्विपमेंट्स का, सेकंड लार्जेस्ट मेकर है ऑफ मोबाइल फ़ोन पार्ट्स। मतलब यहाँ पर क्या है, टेलीकॉम इक्विपमेंट, सिर्फ ऐसा नहीं कि मोबाइल फ़ोन पार्ट्स और टेलीकॉम इक्विपमेंट जो है उसका हमें लार्जेस्ट ये देखने को मिलता है। कंपनी जो है हैज़ बीन एट दी फोर फ्रंट ऑफ इनोवेशन, जो कि यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनी जो है, बहुत सारी कंपनी जो है उनको यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है लो कॉस्ट पर डेवलप करने में हेल्प करता है। मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर आपको टेलीकॉम ये बनाना है तो लो कॉस्ट पर आपको यहाँ पर इक्विपमेंट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, जिससे कि आप लो कॉस्ट पर कोई भी कंपनी, कोई भी कंट्री जो है लो कॉस्ट पर ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकती है। ZTE ये अनादर चाइनीज़ वेंडर है जिसे सेवरल बड़े बड़े कॉरपोरेशन के साथ टाइप किया है। यहाँ पर जो लो कॉस्ट है, देखिए चाइना जो है वो क्यों इतना ज़्यादा फैल चुका है, क्यों इतना ज़्यादा आगे बढ़ा है, क्योंकि लो कॉस्ट पर वो प्रोवाइड करता है। मतलब समझ लीजिए कि हमारे यहाँ पर हमें एक AC बनाना है। अब मतलब अब जितनी कीमत होती है, फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपये AC की कीमत है तो 60 रुपीज़ जो है इसमें का कॉम्प्रेसर की कीमत रहेगी, इसमें जो कॉम्प्रेसर इस्तेमाल होता है। और ये जो कॉम्प्रेसर इस्तेमाल हो रहा है ये एकदम सस्ती कीमत पर चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं। अगर यहाँ पर कॉम्प्रेसर हम दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करें तो यहाँ पर 100 रुपये की जगह इसकी कीमत 200 रुपये हो जाएगी, है ना। तो ये यहाँ पर आता है, तो इसीलिए चाइना जो है उसका इतना मार्केट हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बैन जो है हवाई और ZTE यहाँ पर है कि इंक्रीज़ यहाँ पर 30% कॉस्ट टेलीकॉम इक्विपमेंट्स में देखने को मिला। जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पर 200 रुपये हो जाएगी, उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, बैन जब लगा देते हैं तो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स पर 30% इंक्रीज़ हमें देखने को मिलेगा। और स्पेशली उन कंट्रीज़ पर जहाँ पर ये 5G सर्विस जो है वो लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर इंडिया पर क्या इम्पैक्ट डाल सकता है। अब यहाँ पर डिसीजन जो है क्लासीफाई किया जा रहा है, ये जो है नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, ये अब यहाँ पर फ्रेंडली अलाइज जो है यूएसए के, जैसे कि इंडिया हो गया, उनको भी सिमिलर एक्शन लेने के लिए मजबूर कर सकता है कि भैया तुम हमारे दोस्त हो, तो अब दोस्त का दुश्मन, तो यहाँ पर अब आप भी करो। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो इंडिया है उसमें यहाँ पर जो चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें हैं, वो भी यहाँ पर कॉस्टली हो सकती है, 30% कॉस्टली हो सकती है। और उसी के साथ साथ पहले से ही यहाँ पर जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है वो खड्डे में जा रही है। ऐसे सिनारियो में आप देखोगे तो और यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ सकते हैं। FCC अगर हम देखें, फेडरेशन कम्युनिकेशन कमीशन, ये रेगुलेट करता है इंटरस्टेट और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, रेडियो के जरिए, टेलीविजन के जरिए, वायर के जरिए, सैटेलाइट के जरिए, केबल के जरिए, सभी 50 स्टेट, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, US टेरिटरी में। ये स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको पूछा जा सकता है। तो मेरा मकसद यही है कि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे पाऊँ जो कि आपको एग्जाम में हेल्पफुल रहे।
अब नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर आता है ग्रीन माउंटेन। अब यहाँ पर आप देखिए क्या किया गया है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ये यहाँ पर एक्सटेंड की गई है ना। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो FCI जो है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, राइस एंड व्हीट स्टॉक जो है गवर्नमेंट ग्रेनरीज में वो इतना हमें देखने को मिलता है। हमने कई बार देखा हुआ है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है उसके तहत यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो अनाज है वो बांटा जाता है। अब यहाँ पर अनाज जब बांटा जाता है तो 80 करोड़ लोगों को बीइंग प्रोवाइडेड 5 kg ऑफ फ्री ग्रेन पर मंथ यहाँ पर देने की बात की जा रही है। अब यहाँ पर देखिए जो FCI के ग्रेन माउंटेन है वो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है नो सिग्निफिकेंट इंसिडेंस स्टारवेशन का या फिर फूड राइट्स का ड्यूरिंग द ऑनगोइंग कोविड पेंडेमिक। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है बेसिकली, अगर इनके पास स्टॉक नहीं होता तो फिर यहाँ पर तो भैया हड़कंप मच जाता। कौन खाएगा कौन नहीं खाएगा, कितना खाएगा कितना नहीं खाएगा, है ना। अब यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो राइस का व्हीट का स्टॉक मेंटेन तो कर रही है, लेकिन अब यहाँ पर उन्हें एसेंशियल फूड स्टफ जो है जिसमें पल्सेस आते हैं, एडिबल ऑयल्स आते हैं, शुगर आते हैं, मिल्क पाउडर आते हैं, उसका भी यहाँ पर स्टॉक जो है मेंटेन रखना चाहिए। अब इसके रिगार्डिंग हमने कई सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए हुए हैं कि बफर स्टॉक जितना होता है उससे कई गुना ज़्यादा FCI के पास रखा हुआ है। वो अगर लोगों को बांटे तो लोग फ्री में सब खाना खा पाए, फिर भी हमारे यहाँ पर इतने भूखे लोग रहते हैं, ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर की हुई है। अब यहाँ पर मैंने ये इन्फॉर्मेशन इसलिए ली कि FCI आपको रिवाइज करा सकूँ। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेटअप किया गया था अंडर द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ एक्ट 1964, मतलब एक स्टैट्यूटरी बॉडी, लेकिन ये गवर्नमेंट फुल्ली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट के अंडर में आती है। और ये क्या करती है, PDS जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके थ्रू यहाँ पर अनाज जो है वो प्रोवाइड करना, स्टॉक ये क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें FCI के पास होती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आ रहा है अनलॉक द हाउस। अब देखिए अनलॉक द हाउस बेसिकली आर्टिकल जो है बात कर रहा है पार्लियामेंट के बारे में कि पार्लियामेंट जो है इसमें डिबेट होती है, डायलॉग्स होते हैं, डिस्कशन होता है ना। और ये होना ही चाहिए। अगर आप देखोगे अलग अलग सेशंस होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन, और 2 सेशन के बीच में 6 महीने ज़्यादा गैप होनी चाहिए क्या, नहीं होनी चाहिए। अब देखिए पार्लियामेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना वो हम हमारी जो MM अकेडमी पर पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है उसमें डिटेल में देखेंगे ही, सब कुछ डिटेल में कवर किया जाएगा। बेसिकली यहाँ पर जो मैं बात करने वाला हूँ, यहाँ पर बात करने वाले हैं हम कुछ 3 सुझाव जो यहाँ पर दिए गए हैं कि यहाँ पर क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हाउस को अनलॉक करना है लेकिन पेंडेमिक चल रहा है, तो ऐसे सिनारियो में क्या किया जा सकता है। तो पहली चीज़ यहाँ पर आती है कि यूजुअल मीटिंग, देयर कैन बी यूजुअल मीटिंग सीटिंग बट विथ प्रिवेंटिव मेजर। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि सोशल डिस्टेंसिंग, है ना, जो पार्लियामेंट है उसको यहाँ पर स्टरलाइज कर लेना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जैसे कि लेजिस्लेचर जो इजिप्ट में चल रहे हैं, फ्रांस में चल रहे हैं, जर्मनी में चल रहे हैं, तो ये कंट्रीज़ में जैसे चल रहे हैं उस तरीके का मॉडल हम यहाँ पर अपना सकते हैं। दूसरा यहाँ पर है पार्लियामेंट सेशन जो है ये रिमोटली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किए जा सकते हैं, वेब मीटिंग्स की जा सकती है, जैसे कि इंडोनेशिया में हो रहे हैं, वेनेजुएला में हो रहे हैं, साउथ अफ्रीका में हो रहे हैं। और तीसरी चीज़ है कि हाइब्रिड मॉडल हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि जहाँ पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई ऐसी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पर फिजिकली मिलना ज़रूरी है तो वहाँ पर फिजिकली मिल सकते हैं और ये सारी गाइडलाइंस के साथ। दूसरा यहाँ पर जहाँ पर हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं कुछ इस तरीके के, वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि रिमोटली मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है उसके थ्रू भी मिल सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर जो पॉलिटिकल लेक्चर्स उसमें कवर करेंगे ही। और एक यहाँ पर आता है आर्टिकल 85(1) कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें बोला जाता है प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पर टाइम टू टाइम समन करेंगे ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को, जिससे कि वो यहाँ पर मिलते रहे, है ना। लेकिन 6 महीने ज़्यादा यहाँ पर गैप जो है वो नहीं रहना चाहिए। मैक्सिमम गैप 6 मंथ्स का यहाँ पर रहता है। और अगर हम देखें लास्ट मीटिंग जो है 23 मार्च, अब यहाँ पर आप देखोगे तो 19 सितंबर को एक ख़त्म हो रहा है, मतलब 19 सितंबर से पहले यहाँ पर हाउस जो है फिर से आना ही चाहिए, फिर से मिलना ही चाहिए, ठीक है। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम एमएकेडमी पर कवर कर लेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट आ रहा है कि पेंडेमिक के बारे में अब यहाँ पर बोला क्या जा रहा है। 11 मार्च को जब WHO जो है उसे डिक्लेयर किया था पेंडेमिक। अब यहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ें हैं, एपिडेमिक बोलिए, पेंडेमिक बोलिए, इनमें डिफरेंस क्या है ये ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है। पेंडेमिक मतलब ज़्यादा लार्जर एरियाज़ में वो स्प्रेड हो रहा है, लार्जर कॉन्टिनेंट में स्प्रेड हो रहा है ना। एपिडेमिक मतलब एक ही जगह पर एक ही एरिया में बहुत सारे लोगों में स्प्रेड हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897। जून 5 नीलम यहाँ पर 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, उन्होंने यहाँ पर हॉस्पिटल में इंटर करने से रिफ्यूज़ कर दिया, उनको यहाँ पर हॉस्पिटल जो उसमें इंटर नहीं होने दिया और एम्बुलेंस जो है उसमें ही उनकी डेथ हो गई थी। अब यहाँ पर देखिए बेसिकली बात क्या की जा रही है कि यहाँ पर इमरजेंसी जो हो रही है जिसमें बेड की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जैसा हमने देखा है कई बार जो हॉस्पिटल है उसमें एंट्री नहीं मिल रही है और स्ट्रेचर पर ही मौत हो रही है। अब देखिए हमारे इसमें आर्टिकल 21 हमें देखने को मिलता है। आर्टिकल 21 बेसिकली क्या है कि हर इंसान को एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है।
और अगर उसे बेड नहीं मिल पा रहा है तो यह आर्टिकल 21 का वायलेशन है। तो ऐसे समय पर यहाँ पर इमरजेंसी बेड का जो प्रेशर है उसे ईज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिकमेंड किया है सेंट्रल बेड ब्यूरो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल बेड ब्यूरो सेटअप किया जाना चाहिए जो कि इक्विप्ड रहेगा वायरलेस और बाकी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ के साथ, जहाँ पर फाइंड किया जाएगा पर्टिकुलर इमरजेंसी पेशेंट और उसे एकोमोडेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये एक चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर ग्लैंस के तौर पर हम स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड देख लेते हैं आर्टिकल 21। यहाँ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हम पॉलिटिकल लेक्चर्स देख ही रहे हैं। आर्टिकल 21 अभी आने ही वाला है तो वो फट से कवर हो जाएगा, डिटेल में सारी चीज़ें कवर होगी। WHO अगर हम देखें तो यहाँ पर 7 अप्रैल 1948 और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट फरवरी 1897, ये एक्ट है जिससे कि जो स्प्रेड होता है डेंजरस एपिडेमिक डिसीज़ का उसके लिए बेटर प्रिवेंशन हम लेकर आ सके। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट देखा जाए 2005 का, तो इसमें 11 चैप्टर से 79 सेक्शन है। एक्ट जो है ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का स्टैब्लिशमेंट देता है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेयरमैन रहता है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर RBI जो उसने अनवील किया है लिक्विडिटी स्कीम फॉर NBFCs HFCs। अब यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उन्होंने अप्रूव किया है स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ को, जिससे कि लिक्विडिटी पोजीशन जो है वो इंप्रूव हो सके। जैसा कि हमने देखा है कि उनके पास लिक्विडिटी नहीं है, लिक्विडिटी ना रहने की वजह से क्या हो रहा है, सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, है ना। लिक्विडिटी मतलब क्रैश क्रंच हो रहा है, पैसा नहीं है। अब देखिए ऑलरेडी हमने बहुत बार कवर किया हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट में ले रहा हूँ। यह आर्टिकल मैंने इसलिए लिया है NBFC आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी चीज़ें किस तरीके से होगा, जो भी एलिजिबिलिटी है वो सब, है ना। मतलब बेटर यहाँ पर जो कैश है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सकता है जिससे कि वो लोगों को पैसा पहुँचा सकते हैं, जिससे कि यहाँ पर अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पर ग्लैंस देखा जाए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ पर, ये कंपनी होती है रजिस्टर्ड होती है अंडर कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है। और ये बैंक की तरह इनके पास जो पावर है वो नहीं होती है, जैसे कि यहाँ पर क्या है कि डिपॉजिट ले लेना, ये सारी पावर्स नहीं होती है। लेकिन ये भी क्या करते हैं, पैसा जो है वो प्रोवाइड करते हैं। NBFC बैंक दोनों ये फाइनेंशियल कंपनीज है, लेकिन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है कि अनलाइक बैंक्स NBFC जो है वो यहाँ पर सेल्फ ड्रॉन चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट्स ये इशू नहीं कर सकती है। NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जैसा नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि बैंक नहीं है ना। NBFC जो है ये डिपॉजिट, जैसा मैंने आपको कहा है, डिपॉजिट भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। तो ये चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली आपको एग्जाम में आ सकता है दोनों में का डिफरेंस। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अगर देखा जाए रेगुलेट की जाती है बाय नेशनल हाउसिंग बैंक। ये एनी नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी जो है वो ऑपरेट कर सकती है एज अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ठीक है, अगर वो यहाँ पर जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल कर ले अंडर कंपनीज एक्ट 1956। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो खत्म होता है। वीडियो आप बताइए आपको कैसा लग रहा है। काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने यहाँ पर इंक्लूड की है जिससे कि आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिले। और हो सकता है देखिए काफ़ी लोगों को ऐसा डाउट है कि हमारे इसमें आर्टिकल्स नहीं आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर एडिशंस लेते हैं, है ना। जो वर्जन्स होते हैं अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग होते हैं, तो हम यहाँ पर अभी एट प्रेजेंट आज मेरे पास दिल्ली का नहीं आया था तो मैंने यहाँ पर मुंबई के लिया था, लेकिन अब कल से दिल्ली जो है वही यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम दिल्ली का रखेंगे। तो दिल्ली का अगर आप यहाँ पर देखो तो वहाँ से आपको जितने भी आर्टिकल्स है रोज के मिल जाएंगे। तो ये वैरी होते हैं कभी कभार कि आज वो आर्टिकल नहीं आए कल आ जाएंगे, कल नहीं आए परसों नहीं आएंगे, तो इस तरीके से होता है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सभी आर्टिकल्स कवर होते हैं सभी इसमें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।